नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वास्थ्य चेतना में। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार और मेरे साथ हैं भारत सरकार आयुष मंत्रालय के बोर्ड मेंबर डॉक्टर रविंद्र पोरपाल जी। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। तो दर्शकों, स्वास्थ्य चेतना में हम बात करते हैं अपने स्वास्थ्य से संबंधित। हर बार मैं ये बात आपको याद दिलाती हूँ, और क्योंकि ये कार्यक्रम ऐसा है जिसमें हम हर बार आयुर्वेदिक दवाओं का जिक्र करते हैं, जो हमारी यौगिक पद्धति है उसको समझने का प्रयास करते हैं। और जब भी इस विधा की बात की जाए आयुर्वेद की, तो हम इसे कहीं ना कहीं एक नई विधा समझते हैं। हालांकि ये बहुत प्राचीन है, लेकिन मानते हैं कि अब हम इसकी ओर जा रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि हमारे घर की रसोई में जो नुस्खे हैं घरेलू, जो रोजमर्रा हमारी दादी और नानी हमें बताती हैं छोटी मोटी परेशानियों पर उनके इस्तेमाल के लिए, कहीं ना कहीं वो भी आयुर्वेद का हिस्सा है। और इसके साथ ही आजकल ऐसी तमाम दवाइयां हैं जो हमारे जो झुकाव है, जो लगाव है आयुर्वेद के प्रति अब बढ़ता जा रहा है। उसके साथ साथ वो दवाइयां अब हमारे जीवन का हिस्सा हो चुकी हैं, हम परिचित हो चुके हैं इनसे और उनका नाम लेते हैं, बातचीत करते हैं। यानी कि अब वो हमारे लिए नई नहीं रही है। लेकिन बहुत जरूरी है इन दवाइयों के बारे में जानना और इन्हें बारीकी से समझना, और इनका जो मूल तासीर है, जो मूल महत्व है जिसके लिए ये जानी जाती हैं, उसको समझना। तो आज के इस कार्यक्रम में हम डॉक्टर साहब से कुछ इन्हीं विषयों पर केंद्रित होकर के बातचीत करने का प्रयास करेंगे और इसे और भी महत्वता के साथ में और भी गहराई के साथ में समझने का प्रयास करेंगे। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने जिक्र किया, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आखिर जो हमारे घर की रसोई में तमाम ऐसी चीजें होती हैं, जो नुस्खों का भी आप जिक्र करते हैं, क्या वाकई में मैं सच बोल रही हूँ वो आयुर्वेद का ही हिस्सा है? नंदिनी जी, आयुर्वेद केवल चिकित्सा पद्धति मात्र नहीं है जी। आयुर्वेद तो जीवन पद्धति है। आयुर्वेद वो विधा है जो व्यक्ति को इस भौतिक संसार में आनंदपूर्ण, आरोग्यतापूर्ण जीवन जीने का मार्ग बताती है। और साथ ही साथ जी, ये आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति के उच्चतम बिंदु तक ले जाने का मार्ग इस विद्या के माध्यम से सहजता से प्राप्त होता है। जी। दूसरी बात आपने पूछी, क्या हमारी किचन या हमारे घर में प्रयोग होने वाले खाद्य पदार्थों या अन्य दूसरे पदार्थों की मदद से हम अपनी आरोग्यता को, अपनी निरोगता को बनाए रख सकते हैं और जो बीमारियां हैं उनका निदान ढूंढ सकते हैं? तो मैं आपको कहना चाहता हूं, अपने दर्शकों से विनम्रता पूर्वक बताना चाहता हूं कि भारत की संस्कृति बहुत बहुत समृद्ध संस्कृति है। यहां अगर सरसों के तेल में, कड़वे तेल में हींग को भून के सब्जी को छौंकने का विधान बताया है, तो कहीं ना कहीं ये हमारी किचन में एक औषधि है, एक औषधि का स्वरूप है। तो हम आहार भी खाते हैं, भोजन का जो सेवन करते हैं, उस भोजन के साथ साथ हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने वाले तत्व, हमारे भोजन को सही ढंग से पचाने वाले तत्व, हमारे भोजन में कोई अवशिष्ट पदार्थ चला जाए तो उसको बलपूर्वक शरीर से बाहर निकालने वाले तत्व, क्योंकि ये तत्व रहेगा तो बीमार करेगा। बिल्कुल। तो हमारी किचन में एक एक चीज कहीं ना कहीं हमारी निरोगता के लिए, हमारी आरोग्यता के लिए है। बस हमें उसका ज्ञान नहीं है। हम उसको ट्रेडिशनली लेते हैं कि जीरा छौंकने का है, धनिया डालने का है, सब्जी खाने का है। ये स्वाद की दृष्टि से ही नहीं, ये आरोग्यता की दृष्टि से भी बहुत बहुत कारगर है, महत्वपूर्ण। बिल्कुल। देखिए, हम किसी भी चिकित्सा पद्धति का विरोध नहीं कर रहे हैं, ना ही हम तुलना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर बात आयुर्वेद की हम कर रहे हैं तो मैं जानना चाहूंगी आपसे ये कि आखिर हमें क्यों आयुर्वेद का रुख करना चाहिए? ऐसी वो क्या खूबियां हैं, क्या खासियत हैं जिसे अन्य से अलग या यूं कहें कि बेहतर बनाती है? नंदिनी जी, मैं किसी चिकित्सा पद्धति के बारे में चर्चा करने से पहले जी, अपनी चिकित्सा पद्धति की गुण, अपनी चिकित्सा पद्धति के आरोग्यताकारी, कल्याणकारी अद्भुत गुणों के बारे में बताना चाहूंगा। आयुर्वेद को
हमारे शास्त्रों में पांचवा वेद माना गया और ये जीवन का विज्ञान है। आयुर्वेद बीमार होने पर स्वस्थता का मार्ग तो बताती है, स्वस्थ होने पर जीवन में कभी बीमार ना हो, जीवन की एक एक सांस आनंद में हो, वो मार्ग भी बताती है। और आज के युग में नंदिनी जी बड़ा एलोपैथिक डॉक्टर्स ने, एलोपैथिक सिस्टम पर जो काम करने वाले डॉक्टर्स हैं, उन्होंने एक गलत धारणा समाज के बीच में पैदा की। मैं अपने शब्दों को एक बार फिर दोहराता हूं कि निरर्थक और गलत धारणा समाज के बीच में पैदा की। ये गलत धारणा क्या कि आयुर्वेदिक दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं, इनमें हैवी मेटल्स होती हैं। मैं विनम्रता पूर्वक अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं कि आज भारत सरकार में एक आयुष मंत्रालय है, आयुर्वेद का मंत्रालय है। केवल भारत में ही नहीं, दुनिया के अनेक देशों में आयुर्वेद के विभाग हैं। आयुर्वेद की पद्धति पर रिसर्च का काम दुनिया की बड़ी बड़ी विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज में हो रहा है, मेडिकल यूनिवर्सिटीज में हो रहा है। आयुर्वेदिक औषधियां निरापद हैं, कोई नुकसान नहीं है, हैविंग जीरो साइड इफेक्ट। बस क्या है कि हम अंग्रेजों के गुलाम हैं। अंग्रेजों ने जैसे कहा हमने उसको मान लिया, जबकि सत्यता ये है कि आयुर्वेदिक जो औषधियां होती हैं ये हमारी जड़ी बूटियां, हमारी प्रकृति में उपलब्ध पदार्थों से बनती हैं और शरीर के अंदर जिस तत्व की कमी होती है उसकी पूर्ति करते हैं। अब मेटल की जहां तक बात रही, आप देखिए जैसे जिंक है, आज जिंक को जीवनदायी इम्यूनिटी बूस्टर मानते हैं। जिंक का बड़ी भारी मात्रा में उपयोग आयुर्वेदिक औषधि में होता है। भारी मात्रा का मतलब अनेक औषधियों में, लेकिन उसकी सेवन योग्य मात्रा उतनी ही होती है जितनी एक इंसान के शरीर में उसकी जरूरत है। तो हम मिनरल्स खाते हैं, आयरन लेते हैं, क्या मेटल नहीं? मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि आयुर्वेद को आप पुरातन पद्धति, नीम हकीमी मत मानिए। ये वैज्ञानिक पद्धति है, ये वो पद्धति है जो स्थायी रूप से बीमारी को समाप्त करके आपको आनंददायी जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। ये वो चिकित्सा पद्धति है जो भविष्य में बीमार होने से रोकती है। इसलिए इस चिकित्सा पद्धति के बारे में जो दुष्प्रचार कर रहे लोग हैं वो केवल अज्ञानतावश कर रहे हैं या अपने ज्यादा पढ़े लिखे होने का ढोंग बता रहे हैं। मैं एलोपैथिक डॉक्टर से भी एक बहुत विनम्रता के साथ हाथ जोड़ के ये निवेदन करना चाहता हूं, आप जिस पद्धति के बारे में ज्ञान नहीं रखते, जिस पद्धति के बारे में जानकारी नहीं रखते, उस पद्धति के बारे में टिप्पणी करने का अधिकार आपको नहीं है। बिल्कुल जी। आज एलोपैथिक मेडिसिन्स की दुनिया भर के साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं, फिर भी आप आंख बंद किए हैं। एक आयुर्वेद ही ऐसा चिकित्सा पद्धति है जिसके कोई साइड इफेक्ट अभी तक, कम से कम मेरे 32 साल के आयुर्वेदिक चिकित्सक के रूप में सेवा कार्य के दौरान एक भी केस ऐसा नहीं आया। मैं समझता हूं आप लोगों ने भी ऐसा नहीं देखा होगा। इसलिए आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा रखें, भरोसा रखें और धैर्य रखें, क्योंकि आयुर्वेद में, नंदिनी जी एक बात और कहना चाहता हूं अगर आपकी अनुमति हो, आयुर्वेद में बीमारी का जड़ से उपचार होता। अब जैसे जोड़ों के दर्द का मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। जोड़ों का दर्द है, आपने एक एलोपैथिक सिस्टम में ट्रीटमेंट लिया, एक आयुर्वेदिक सिस्टम में ट्रीटमेंट लिया।
एलोपैथिक सिस्टम में आपको पेन किलर्स दिए गए, दर्द निवारक दवाइयां दी गई। आयुर्वेद में बीमारी को जड़ से ठीक करने की दवा दी गई। तो दोनों में फर्क है। हमने आपका उपचार रोग के जड़ से ठीक करने के लिए किया, जबकि एलोपैथिक सिस्टम में आपकी समस्या का त्वरित समाधान किया कि ये व्यक्ति चलने में लाचार है, इसको अभी दर्द निवारक औषधियों की जरूरत है ताकि ये मूवमेंट कर सकें। लेकिन दर्द निवारक औषधियों का प्रभाव खत्म, वो फिर दर्द से पीड़ित और समस्या भी वहीं की वहीं रहती वहीं है, बस की दर्द बल्कि महसूस नहीं बढ़ होता, जाती बढ़ जाती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन आयुर्वेदिक उपचार में जैसे चिकित्सक ने कहा आपको 11 महीने तक इलाज करना, तो वो रोग की स्थिति, रोगी की उम्र, रोगी का रहन सहन और खान पान, इन सब चीजों पर विचार करके एक चिकित्सक ये अंदाज करता है कि इस मरीज को हम 8 से 9 महीने में ठीक कर लें, तो वो 2 महीने ज्यादा बता देता है ताकि आयुर्वेद का झंडा हमेशा ऊंचा रहे जी। तो उस बीमारी को जड़ से ठीक कर देता है, पूरी तरह मरीज स्वस्थ हो जाता है। बिल्कुल, और यही हम चाहते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे बताया, देखिए अब जो है प्रचलन इन दवाइयों का, ये जैसा कि मैंने कहा कि अब घर घर हो गया, हम काफ़ी नामों को अब जानते हैं, काफ़ी विज्ञापन भी देखते हैं, और हम समझना चाहते हैं डॉक्टर साहब कि आखिर इन दवाइयों का उपयोग क्या है। जैसे कि बात अगर की जाए कि अभय अरेस्ट हो गया, ये तो इस तरीके के जो नाम है, पहले हम इसके बारे में नहीं जानते थे, लेकिन अब जानते हैं। कुमार आसव हो गया, अशोक अरेस्ट हो गया जो कि महिलाओं के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, और इसके साथ ही लोहा सब हो गया, शंख पुष्पी हो गया। तो सिलसिलेवार आप हमें बताइए कि आखिर इन दवाइयों के क्या फायदे हैं, किन किन परेशानियों में हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, और मूल गुण इन दवाइयों का क्या है। शंख पुष्पी से अगर हम शुरुआत करें, हम सभी ये जानते हैं कि शंख पुष्पी बच्चों को देनी चाहिए। अब हम अपने घरों में इसको लाते हैं, बच्चों को देखते हैं, हमारा रुझान झुकाव क्योंकि आयुर्वेद के प्रति बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसका मूल गुण क्या है, इसके इस्तेमाल को लेकर के क्या कुछ सावधानियां, या फिर अगर आप डोज की बात करें तो क्या कुछ होना चाहिए, इसके बारे में बताएं जिससे हम इन दवाइयों को बेहतर तरीके से समझ सकें। नंदिनी जी, सबसे पहले एक हम संशोधन करना चाहेंगे जी। शंख पुष्पी दवाई नहीं है, अच्छा, एक वनौषधि है। जी जी। आपने पूछा शंख पुष्पी का क्या प्रयोग कर सकते हैं। शंख पुष्पी और ब्रह्मी 2 ऐसी औषधियां हैं जो हमारी मन मस्तिष्क को प्रभावित करती। जी। ब्रह्मी और शंख पुष्पी दोनों के उपयोग के फर्क को भी मैं बता देना चाहता हूं नंदिनी जी। ये बात बड़े बड़े वैद्य नहीं जानते, बड़े बड़े आयुर्वेद के जानकार नहीं जानते कि कौन सी ब्रह्मी का कब उपयोग करना चाहिए और शंख पुष्पी का कब करना चाहिए। जी जी। ब्रह्मी उस स्थिति में हितकारी है जब मस्तिष्क का विकास कम हुआ हो, मरीज ऐसा हो जिसका सोचने और समझने की क्षमता कम हो, अपनी पूरी उम्र होने पर भी उसकी एक्टिविटीज ऐसी हो कि उसकी उम्र से कम उम्र वाले लोगों की होती है। ऐसी केसेस में ब्रह्मी का सेवन अमृत सदृश लाभकारी है। स्वर्ण ज्ञानवटी एक आयुर्वेदिक औषधि होती है, ये ब्रह्मी के एक्सट्रैक्ट से बनती है और कुछ ही महीनों में वो फल देती है, वो रिजल्ट देती है कि परिवार के लोग खुश हो जाते हैं, उनकी चिंताएं दूर हो जाती हैं, उनका तनाव दूर हो जाता है। ये बड़ों से लेके बूढ़ों तक किसी भी आयु वर्ग में दी जा सकती है। उन लोगों को भी जो बुढ़ापे में सनक जाते हैं, बुढ़ापे में अपनी बात को बार बार दोहराते हैं, गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ापन करते हैं, स्मरण शक्ति क्षीण हो जाती है, उनको भी ब्रह्मी का सेवन हितकारी है। ध्यान रखिएगा उस स्मरण शक्ति में जो बुढ़ापे की है। अब शंख पुष्पी, शंख पुष्पी लैक ऑफ कंसंट्रेशन के लिए जड़ी बूटी है। हम दिमाग से तो खूब तेज हैं
बच्चा दिमाग से तो खूब तेज है, लेकिन गुस्सा करता है, जी। लड़ाई करता है, पढ़ाई नहीं करेगा। और इतना तेज है कि घर में फ्रिज का मैकेनिक आया, 6-7 साल का बच्चा है, देख रहा है कैसे क्या करते हैं, पेचकस कैसे घुमाते हैं, और वो एक बार देख के उस चीज को सीख जाता है। फिल्म का गाना एक बार सुना, याद हो गया, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता। पढ़ाई नहीं करेगा, जी। शैतानी करेगा, खेल बनाएगा, गुस्सा करेगा, लड़ाई करेगा, जिद करेगा। जी। ऐसे बच्चों के लिए, या ऐसे बड़े लोग जो जल्दी तनाव ग्रसित हो जाते हैं, जिनका स्ट्रेस लेवल ज्यादा है लेकिन बुद्धि के लेवल पर शार्प हैं, बड़े बड़े अधिकारी, एग्जीक्यूटिव साइंटिस्ट, उनके लिए शंख पुष्पी अच्छा है। जी। शंख पुष्पी एक ऐसी औषधि है कि इसका ताजा अर्क पिया जाए तो बहुत कल्याणकारी होता है, बहुत हितकारी होता है। और अगर ताजा नहीं पी सकते तो शंख पुष्पी का चूर्ण हर बड़ी कंपनी बनाती है, उसका 5 ग्राम से लेके 8 ग्राम चूर्ण सुबह शाम भोजन के बाद पीना चाहिए। जी। यहाँ पर एक बात और स्पष्ट कर दें, स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए एक आपने विभिन्न प्रकार के आसो अरिष्ट का भी जिक्र किया, अभ्यासो, कुमारियासो, जिनके हम सिर्फ नाम लोहासो जानते हैं अभी। जी जी। तो एक और दवा होती है जिसका नाम होता है सारस्वत अरिष्ट। जी। सारस्वत कहते हैं विद्वान को, सारस्वत कहते हैं जिसका ज्ञान उसके मस्तिष्क की शोभा बढ़ा रहा हो। सारस्वतारिष्ट उसी उद्देश्य के लिए एक महा औषधि है। जी। तो सारस्वतारिष्ट का सेवन 30 ml सुबह और 30 ml शाम को आधा कप पानी में मिलाकर करना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, सारस्वतारिष्ट असली किसी वैद्य से बनवा ले, असली होना चाहिए। जी। तो पानी के साथ आप बता रहे हैं डॉक्टर साहब, पानी क्या गुनगुना हो, साधारण से भी काम चल जाएगा, किस तरीके से इसको लेना है? इसमें कैसा भी पानी ले सकते हैं। सर्दियों में गुनगुना गर्म ले लें और गर्मियों में सामान्य ले लें, और शीतल जल से भी इसका सेवन किया जा सकता है। कोई ऐसी बुराई उष्ण या शीतल जल के साथ सेवन करने में नहीं है। देखिए, आपने अर्क का भी जिक्र किया, अर्क के साथ हम क्वाथ को भी जानते हैं, तो इन दोनों में फर्क क्या है, इनके गुण के बारे में हमें बताएं और किस तरह से हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं एक सामान्य इंसान। नंदिनी जी, क्वाथ का मतलब होता है उस औषधि को उबालकर उसके पोषक तत्वों को पानी में घोल लिया और उसको छान के उसका सेवन कर लिया। जी, ये क्वाथ हुआ। ये क्वाथ जी। और अर्क एक छोटे से जिसको कहेंगे उपकरण की मदद से निकाला जाता है। अर्क में उबालने की जरूरत नहीं होती है। ये घर पे मुझे लगता है संभव नहीं है इसको निकालना। नहीं, संभव है। अर्क के लिए गुलाब का अर्क बहुत से लोग निकालते हैं। जी। निकाल सकते हैं। हाँ। एक 300-400 रुपए का इक्विपमेंट आता है, उसमें जैसे गुलाब के फूल भर दिए, अर्क निकल आएगा। जी, बिल्कुल। देखिए, अगर बात की जाए, जिस तरीके से कहा जाता है, जिंक का आपने जिक्र किया कि लेकिन सामान्य मात्रा से अगर ज्यादा आ जाए ये, या फिर इस तरीके की मात्रा भी कहीं ना कहीं महत्व रखती है। खास तौर पर अगर मेटल की अगर बात की जाए तो एक भस्म का भी बहुत हम प्रयोग सुनते हैं आजकल। तो ऐसे में भस्म का क्या गुण है, किन किन परेशानियों में इसको दिया जा सकता है, और एक सामान्य इंसान अगर उसका इस्तेमाल कर रहा है तो क्या कुछ सावधानियां बरते? नंदिनी जी, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति केवल लेबोरेटरी में टेस्टेड औषधियों की चिकित्सा विधि मात्र नहीं है। जी। आयुर्वेदिक चिकित्सा विज्ञान भगवान शिव का विज्ञान है। ये जीवन को आनंदित करने वाला विज्ञान है, और इसकी औषधियां पीढ़ी दर पीढ़ी, हजारों हजार पीढ़ियों में
लाखों वर्षों से एक इंसान से दूसरे इंसान के ऊपर प्रयोग की जाती रही हैं। इसलिए इन औषधियों को टाइम टेस्टेड कहा जाता है, हजारों हजारों साल से टेस्टेड है। इन औषधियों को कोई और दूसरे टेस्ट की, कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जबकि मॉडर्न मेडिकल साइंस की औषधियाँ ऐसी होती हैं नंदिनी जी, आज लेबोरेटरी में टेस्ट करके बताते हैं कि ये औषधि बहुत हितकारी है, बहुत लाभकारी है, और वही 10 साल बाद, वही 15 साल बाद ये बताते हैं कि इस दवाओं के तो इतने सारे साइड इफेक्ट हैं, इसके निरंतर सेवन से किडनी खराब हो सकता है, ये हो सकता है। और तब तक उसका काफी सेवन हम कर चुके होते हैं। तब तक लाखों लोग कर चुके होते हैं। आज देखिए आप, डायबिटीज मेलाइटिस की दवाइयाँ, हाइपरटेंशन की दवाइयाँ जो जीवन भर चलती हैं, एक दवा से शुरू करते हैं, 4-4 दवाएं शुरू हो जाती हैं। डायबिटीज का मरीज ग्लूकोज के मैनेजमेंट के लिए परेशान रहता है और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट उस मरीज की दवाओं को बढ़ाता जाता है। साथ ही साथ पहले डायबिटीज की दवाएं चलती हैं, फिर आँख की, हार्ट की, किडनी की और दूसरे अंगों की दवाएं चलती हैं। तो ये क्या दवाओं के साइड इफेक्ट्स नहीं हैं जी? क्या हम डायबिटीज के इलाज करने को गए, आप नंदिनी जी 10 डायबिटीज के मरीजों का स्टडी करके देख लीजिए, 100 डायबिटीज के मरीजों का, जब उनको शुगर डिटेक्ट हुई तो और कोई बीमारी नहीं थी, और 10 साल अगर पूरे हो गए हैं तो 5 और बीमारियां हैं, और दवाई 1 गोली से शुरू हुई थी, अब 3 गोलियां हैं, 3 गोलियां हैं, इसके बावजूद शुगर लेवल शूट अप करता है। क्या है, हम कहीं उपचार के लिए गए, न तो उपचार हुआ, न सही मैनेजमेंट हुआ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेरी बात सुन के दवाइयां छोड़ दो। मैं कहता हूं अपने विवेक का इस्तेमाल करो। आप एलोपैथिक औषधियां ले रहे हैं, लेते रहो, लेकिन अगर उससे नियंत्रण में नहीं आ रहा है, आपके और शरीर के दूसरे आंतरिक अंग प्रभावित हो रहे हैं, तो आप दूसरे विकल्पों पर भी विचार करें। आप जीवन में योग को उतारें, योग के आसनों को करें, आप आयुर्वेदिक औषधियों की तरफ बढ़ें, और फिर तुलनात्मक रूप से अध्ययन करें। अगर आपका शरीर, आपका मन, मस्तिष्क और सबसे बड़ी बात आपकी पैथोलॉजिकल रिपोर्ट ये बताए कि अब आप बेहतर होते जा रहे हैं, आपके दूसरे अंगों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव नियंत्रण में आ गए और धीरे धीरे ठीक होते जा रहे हैं, तो आप इस जीवन शैली को, आयुर्वेद की जीवन पद्धति को उतारें और आनंदपूर्ण जीवन जिएं। बिल्कुल, यानी कि एलोपैथ कह सकते हैं कि हमें मदद कर रही है, सहयोग कर रही है, लेकिन असली इलाज की अगर बात की जाए, जड़ से समस्या के समाधान की अगर बात की जाए, तो आपको समझना होगा और सही तरीके से आयुर्वेद का रुख करना होगा, और इसके लिए इसे और भी बारीकी से समझने की जरूरत है। पहले की तुलना में और भी ज्यादा प्रचलित होती जा रही है। हम इनके बारे में बात करते हैं, इन्हें अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना रहे हैं, अपना रहे हैं, लेकिन तब भी कुछ ऐसी भ्रांतियां होती हैं जिनको लेकर के हम डर से जाते हैं और सहम जाते हैं कि भाई इनका इस्तेमाल हमें करना है कि नहीं करना है, कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगी। तो बहुत ज़रूरी है कि सभी सवालों पर बात हो और जो भी मिथ्स हैं इन्हें दूर किया जाए और अच्छी तरीके से इन्हें जाना जाए, जिनका बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर हम अपने जीवन को और भी स्वस्थ बना सकें और फिट रह सकें और खुश रह सकें। तो डॉक्टर साहब, जिस तरीके से ब्रेक से पहले भस्म का जिक्र हुआ था, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि भस्म का नाम आते ही लोग डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि ये शायद नॉर्मल दवा नहीं है, शायद ये नुकसान कर जाएगी, भस्म है, पता नहीं क्या है। तो सबसे पहले बताएं, भस्म का आखिर रोल क्या होता है, क्या होती है भस्म? नंदिनी जी, बहुत सुंदर प्रश्न पूछने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। भस्म आखिर क्या है? नंदिनी जी, लोग भस्म का मोटे तौर से अर्थ समझते हैं जब कोई चीज अपने अस्तित्व को खो देती है, बोले ये तो भस्म हो गई जी, कहते हैं भस्म कर देंगे। माने कोई मेटल, मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं, जैसे लौह है, आयरन है, आज प्रेग्नेंट वुमेन को हर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, कैल्शियम करता है, आयरन करता है,
जिंक करता है। जी हाँ। हम आयरन की बात करते हैं, लौह की बात करते हैं। जब लौह को इस स्वरूप में परिवर्तित कर दिया जाए कि वो इन सेवन करने पर इंसान के शरीर में बहुत सहजता से अवशोषित हो जाए, तो लौह के उस स्वरूप को जिसमें वो अपना अस्तित्व खो देता है और एक औषधि के रूप में बदल जाता है, भस्म कहते हैं। भस्म, लौह भस्म अगर बन गई तो फिर उसको लौह के रूप में परिवर्तित करना कठिन है। लौह भस्म है, लौह के गुण सभी हैं, लेकिन उससे अगर आप सरिया बनाना चाहें तो नहीं बना सकते, बिल्कुल वो कठिन है। अब एक और विशेषता, कोई भी भस्म आयुर्वेद की अगर आपने सेवन किया, मान लीजिए आपको एक गोली सुबह, एक दोपहर, एक रात में खाने का था, आपने 5 सुबह, 5 शाम, दोपहर, 5 रात में खा लिया, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ये औषधि जो आपने खाई, इसमें केवल 2 नुकसान होंगे जी। नंदिनी जी। पहला, आर्थिक नुकसान। अच्छा। क्योंकि आयुर्वेदिक औषधियां महंगी होती, आपको आर्थिक रूप से एक गोली की जगह आप 5 खा रहे, अगर एक गोली 10 रुपए की थी तो आप 50 रुपए का खा रहे, बिल्कुल ठीक। आपको आर्थिक नुकसान। दूसरा नुकसान, शरीर के आंतरिक अंगों पे कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। ज्यों ही ये शरीर के अंदर जाती है, अगर आवश्यकता से ज्यादा गई, जैसे शरीर की जितनी आवश्यकता है उतनी शरीर आसानी से ले लेता, उसके और 20% ज्यादा ले लेगा इमरजेंसी के लिए, लेकिन अगर उससे ज्यादा हुई तो शरीर दस्त लगा देता है, उल्टी कर देगा, आपको लूज मोशन लग जाएंगे और वो अतिरिक्त मात्रा उस मल के साथ बाहर निकल जाएगी। आपके शरीर के ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा जी। वहीं आप मॉडर्न मेडिकल साइंस का अगर कोई औषधि जो प्रिस्क्राइब्ड है, मान लीजिए 500 mg का कोई टैबलेट प्रिस्क्राइब्ड है, आप 2500 mg ले लें 5 गुना, तो जीवन के साथ संकट पैदा हो जाए। आयुर्वेद में संकट कुछ नहीं, आयुर्वेद में तो केवल परेशानी होगी सोच के लिए जाने की। जी, परेशानी होगी लेकिन संकट नहीं होगा, जीवन का संकट नहीं होगा। आप 4-5 बार सोच के लिए गए, वो दवा का जो अतिरिक्त मात्रा थी वो बाहर निकल गई और शरीर उससे मुक्त हो गया। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये, और बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही। और अच्छी बात है ये कि भाई परेशानी तो हो सकती है पल दो पल की, लेकिन जो संकट होता है, जो बाद में हमें पता चलता है और फिर ऐसी परेशानी आती है जिससे हम निपट नहीं पाते हैं, ये नहीं होने वाला है। यही जो अच्छी विशेषताएं हैं, योग्यताएं हैं, क्वालिटी जिसे कह सकते हैं, वो है आयुर्वेद की। देखिए, आगे बढ़ते हुए अगर बात की जाए तो तमाम ऐसी जड़ी बूटियों का भी मैंने जिक्र किया, तमाम ऐसे चीज़ें हैं जो हमारे घर की रसोई में होते हैं, या फिर अब आजकल वो सामान्य हो गए हैं। सिलसिलेवार बात अगर शुरू करें तो जैसे कि एलोवेरा के रस को, एलोवेरा को हम पहले जानते थे, लेकिन एलोवेरा के रस को किस तरीके से अपने जीवन में लाना है, अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाना है, खाने पीने का हिस्सा बनाना है, ये हम नहीं जानते थे। और घर घर में एलोवेरा जूस पाया जाता है, हम इसकी विशेषताएं जानते हैं, लेकिन क्या कुछ सावधानियां हमें बरतने की जरूरत है? कैसे हमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमें पूरा फायदा मिले? क्योंकि आप भी इस बात को मान रहे हैं, अगर गलत मात्रा में इसका इस्तेमाल कर लिया जाए तो दिक्कत हो सकती है। नंदिनी जी, एलोवेरा का सेवन करने का विधि सबसे अच्छा है कि उसकी एक पत्ती ली, उसकी साइड में कटीली नोक होती है, चाकू से उसको हटा दिया दोनों तरफ और उसकी पत्ती को खोल दिया, अंदर जेल निकला, उसको चम्मच से निकाल लिया। अब इस जेल को जो चम्मच से निकाल लिया है, आप थोड़ा सा शहद मिलाकर, जरा सा पानी डालकर मिक्सी में चला दें तो ये लिक्विड हो जाता है, इसका सेवन कर लें। अगर आप डायबिटिक हैं तो ऐसे ही खा लें, खाने में भी बुरा नहीं लगता।
अच्छा लगता है। जी। एलोवेरा उच्च किस्म का फाइबर हमारे शरीर के अंदर देता है, और ये फाइबर केवल आंतों को कब्ज से मुक्त नहीं दिलाते, ये शरीर के एक एक आंतरिक अंग में जो अवशिष्ट पदार्थ इकट्ठे होते हैं उन्हें बलपूर्वक शरीर से बाहर निकालकर शरीर को स्वच्छ बनाते हैं। और आयुर्वेद कहता है सर्वे रोग भवन्तु मलाश्रया, सारी बीमारी मल के इकट्ठे होने से होती हैं। मल माने विजाती तत्व, मल माने खराब तत्व। वो जिस अंग के लिए, जैसे फेफड़ों के लिए कफ मल है, विजाती तत्व, उसको निकाल बाहर कर देगा। तो एलोवेरा का उच्च स्तर का फाइबर और उच्च स्तर के इसमें पाए जाने वाले मिनरल्स, मेटल्स, जिनको हम मेटल हम नाम देंगे इसलिए कि हमारे दर्शक घबराए नहीं। मेटल माने इसमें आयरन, दुनिया भर के लौह तत्व और भी पोषक तत्व होते हैं। अब दो भ्रांतियां और दूर कर दूं। लोग एलोवेरा की, वैद्य लोग या जो नासमझ लोग हैं या दवा की कंपनी वाले सोशल मीडिया पे बहुत कर देते हैं कि एलोवेरा तो केवल एक ही तरीके का खाने का होता है, बाकी उसकी 116 तरीके की बिरादरी खाने योग्य नहीं है, नुकसानदायक होती है, साइड इफेक्ट। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। एलोवेरा दो तरीके का होता है, एक कड़वा और एक मीठा। मीठा नहीं होता चीनी जैसा, मीठा माने सामान्य, टेस्टलेस, अलोना जिसको बोलते हैं, मीठापन बिल्कुल नहीं होता। और एक होता है कसैला टाइप का कड़वा। दोनों के गुण बराबर हैं, दोनों के गुण अच्छे हैं, दोनों सेवनीय हैं, दोनों अच्छे हैं। बस ये दवा के कंपनियों के मैन्युफैक्चरर, विशेषकर बड़ी दवा कंपनियों के मैन्युफैक्चरर, ये सोशल मीडिया पर प्रमोट कर देते हैं ताकि उनका डिब्बा बंद पैक बिके। और मैं कहता हूं कि जब तक आपको फ्रेश एलोवेरा मिले तब तक डिब्बा बंद एलोवेरा का जूस पीने की जरूरत नहीं है। जी, प्रायोरिटी यानी हमें फ्रेश को देना है। बिल्कुल। देखिए, इसके साथ साथ गिलोय का रस जो है वो भी हमारी अब जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है। जैसे कि हम पिछले कुछ सालों में कोरोना काल से जब गुजरे तो हर घर में गिलोय का रस पाया गया है। तो क्या कुछ इसके गुण हैं गिलोय के रस के, क्योंकि इम्यूनिटी के लिए उस दौरान हमने लिया, अन्य क्या कुछ गुण हैं और किस तरीके से इसका इस्तेमाल आप बताएंगे? नंदिनी जी, गिलोय को अमृता भी बोलते हैं, अमृत। जी। वास्तव में ये प्रकृति का अमृत है। इसके अंदर किसी भी किस्म के हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, खतरनाक से खतरनाक वायरस को भी भागना पड़ता है अपनी जान बचा के, और ये उसको भस्म कर देती है, मार के छोड़ती है, जिंदा नहीं छोड़ती। दूसरी, इसकी पौष्टिकता। अब एक ही चीज में एंटीबायोटिक का भी गुण है, एंटीवायरल का भी गुण है, और एक ही चीज में नंदिनी जी पौष्टिकता का खजाना भरा हो। एक तरफ हम खराब तत्वों को मार बराबर करते हैं, दूसरी तरफ अपने शरीर के आंतरिक अंगों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति करते हैं। ये दोहरा गुण बहुत कम वनौषधियों में होता है, और जिन चुनी हुई औषधियाँ, कुछ चुनी हुई औषधियों में ये गुण होता है, वही गुण अमृता में है। इसीलिए इसको गिलोय के साथ साथ अमृता भी कहा जाता है। बिल्कुल। देखिए, दोनों को ही हम समझ रहे हैं और भी बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन कि अगर क्वांटिटी की बात की जाए तो एक दिन में एक इंसान अगर इसको इंटेक कर रहा है तो क्या क्वांटिटी होनी चाहिए, कितने से ज्यादा ना हो? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब हम जानते हैं कि बहुत ही फायदेमंद है तो हम अति कर जाते हैं। तो ऐसा होने की स्थिति में क्या सलाह देंगे? अति किसी भी चीज का अच्छा नहीं है जी। नंदिनी जी, जैसे हम भोजन करते हैं, 2 रोटियां खाते हैं, आवश्यकता पड़ने पर, बहुत अच्छा सब्जी दाल होने पर या भूख लगने पर
अतिरिक्त कभी किसी दिन भूख लग जाती है, हमने एक रोटी ज़्यादा खा ली, लेकिन 2 की जगह 20 रोटी खाने अपच को बिल्कुल ठीक दावत नहीं, देगा, बिल्कुल। पूरे पाचन तंत्र को बिगाड़ देगा। गिलोय का या अमृता का अतिरिक्त मात्रा में सेवन करने से कोई जीवन के साथ खतरा पैदा नहीं होता, लेकिन मूल्यहीन काम करने से हमारी सेहत पर भले बुरा असर ना हो, लेकिन फायदा नहीं है, कोई भी उसका लाभ नहीं। जी, अब इन दिनों चलन लेमन ग्रास का भी बड़ा हो चला है। लोग बहुत ही शौक से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग घरों में ही उगा लेते हैं कि फ्रेश उन्हें लेमन ग्रास मिल जाए। तो क्या कुछ इसमें गुण है लेमन ग्रास में? औषधीय गुण की अगर बात की जाए तो क्या गुण है, और इसके उपयोग के दौरान क्या सावधानी बरतने की आप सलाह देंगे कि ये पूरा लाभ ही मिले, नुकसान ना होने पाए? नंदिनी जी, लेमन ग्रास किसी भी किस्म का साइड इफेक्ट रखने वाला पौधा नहीं है। एक छोटा पौधा होता है जो गमले में लग जाता है। इसकी पत्तियों को पतली पतली छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, इनको तोड़कर चाय की तरह उबालिए, खूब उबालिए, और फिर छान के थोड़ा सा चीनी मिला के इसको पिएंगे तो नींबू जैसी खुशबू आती है। लेकिन लेमन ग्रास का मुख्य उद्देश्य शरीर के अंदर इम्यूनिटी को बढ़ाना है। जिन्हें एलर्जिक डिसऑर्डर है, जिनके छींकें आती हैं, जिनको जुकाम रहता है, जिनको बार बार बुखार आ जाता है, गला कड़वा हो जाता है, गला खराश करता है, गले में कफ जमा हो जाता है, सांस लेने में सीटी बजती है, इन सब समस्याओं का समूल नाश करने वाली महाऔषधि है ये। बस इसके सेवन की 15 से 30 मिनट बाद तक जल का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही दूध और दूध से बनी कोई भी खाद्य पदार्थ इसके सेवन के आधा घंटे बाद तक सेवन ना करें। जी, तो इसके गुण को हमने समझा और सावधानी जो बरतने की सलाह दी, इसको जरूर याद रखिएगा, तभी आप इसका पूरा फायदा उठा पाएंगे बिना किसी नुकसान के। अगली अगर हर्ब की बात की जाए तो हल्दी का बड़ा प्रयोग करते हैं हम सभी जानते हैं कि हल्दी जो है वो औषधि गुणों का भंडार है, लेकिन तभी होता है ऐसा जब आप सही तरीके से उसका इस्तेमाल करें। तो डॉक्टर साहब, हल्दी के प्रयोग को लेकर के क्या बताएंगे? कब कब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या कुछ सावधानी भी बरतने की जरूरत है? कुछ ऐसी भी सिचुएशन या कंडीशन होती है जब आप हल्दी के प्रयोग से एहतियात बरतने के लिए कहेंगे या फिर ना प्रयोग करने के लिए कहें? नंदिनी जी, हल्दी अपने एंटीबायोटिक गुणों के लिए सदियों से जानी जाती है। हल्दी शरीर के आंतरिक अंगों, विशेषकर हमारी मेसोडर्म स्किन के अंदर की जो लेयर होती है उसको सशक्त बनाती है, उसको एवरग्रीन युवा बनाए रखती है, जवान बनाए रखती है और आपको बुढ़ापे से मुक्ति दिलाती है। हल्दी का प्रयोग किचन में रंग के रूप में स्त्रियां करती हैं कि हल्दी डाल दी, सब्जी पीली हो गई, एक रंग खिल गई। लेकिन नहीं, सब्जी के अंदर जितने भी बैक्टीरिया, कोई कीड़ा मकोड़ा रह गया है, कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं नंदिनी जी, जो सब्जी पकाने पर भी नष्ट नहीं होते हैं, लेकिन हल्दी का जहाँ स्पर्श हुआ उनके प्राण निकल जाते हैं, वो अपने अस्तित्व को खो देते हैं। तो हल्दी एंटीबायोटिक गुणों का भंडार है, साथ ही साथ हमारे भोजन को भी पूरी तरह शुद्ध बनाए रखने में मददगार है। जी, देखिए, फिटकरी का प्रयोग का भी बड़ा चलन है, लेकिन हम अक्सर समझ नहीं पाते कि आखिर फिटकरी को इनटेक कैसे करना है, यानी खाने के लिए भला फिटकरी का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो आप हमें बताएं कि फिटकरी के आखिर कौन कौन से गुण हैं जिस पर फिटकरी की सलाह आप देंगे और कैसे इसका प्रयोग किया जाए? नंदिनी जी, फिटकरी के 4 प्रयोग बहुत अच्छे हैं जी। सबसे पहले लोग आज फिल्टर का पानी पीते हैं। कुछ और ज्यादा पढ़े लिखे लोग जिन्हें कार्डियक डिसऑर्डर, जिन्हें कोई घातक बीमारी हो, जब तक ना हो जाए तब तक तो उन्हें कोई पता ही नहीं चलता। बिल्कुल ठीक। वो लोग डिब्बा बंद
पानी पीते हैं, बोतल बंद पानी पीते हैं, 2-2 महीने पुराना पानी पी रहे हैं, बोले ये ज्यादा शुद्ध है, ये फलानी कंपनी का है। उन्हें ज्यादा कॉन्फिडेंट मैं महसूस होता है। कहता जी, जी। हूं कि जल का सेवन शुद्ध हो, ताजा हो। कहावत है कि ताजा पानी पियो, ताजा कुएं से खींच के लाए ताजा पानी पियो। जी। ताजे पानी का सेहत के लिए अच्छा असर होता है और बोतल बंद पानी हमारी अच्छी सेहत को खराब करती है और हमें बोतलों की तरफ ले जाते हैं। चाहे बोतलें चढ़ाई जाएं, चाहे बोतलें पी जाएं, बोतलों की तरफ जी, ले बिल्कुल जाती, ठीक कहा आपने। दवाइयों की तरफ ले जाती। अब फिटकरी का जल को शुद्ध करने के लिए बहुत उपयोग है। एक फिटकरी को छोटे से टुकड़े को रस्सी में बांध लीजिए साफ सुथरे धागे में और उसको 1 बाल्टी पानी में धीरे धीरे 4-5 चक्कर घुमा दीजिए। इस पानी को ढक के थाली से रख दीजिए। शाम को या 2-3-4 घंटे बाद, वैसे हम जो अपने घर में प्रयोग करते हैं, बाल्टी में रात में चला दिया, बाल्टी को ढक के रख दिया, सवेरे उस पानी को ऊपर का निथार के उसको पीने के लिए रखा। नीचे सफ़ेद सफ़ेद गादी जैसी जम जाती है, यही अपशिष्ट पदार्थ हैं, यही खराब तत्व हैं और उसको निकाल के बाहर कर देते हैं। ये पानी पूरी तरह शुद्ध है। आप चाहें तो IIT कानपुर में सैंपल भर के भेज दें, आप देखेंगे वहाँ से जो रिपोर्ट मिलेगी 100% शुद्ध पानी की या अच्छे पानी की रिपोर्ट मिलेगी। मैं टेक्निकली ज़्यादा तो नहीं जानता, इतना जानता हूँ कि जो रिपोर्ट आएगी वो अच्छी आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत जी जी। एक छोटा सा बात और कि फिटकरी को तवे पे भून लें। इसको भूनने के बाद थोड़ी सी मात्रा में, मतलब 2 रत्ती की मात्रा में शहद के साथ इसका सेवन करने से जिनको कफ बहुत बनता है, बात बात में कफ घोट करके थूकते हैं, वो सुबह दोपहर शाम या 3-3 घंटे पर इसका सेवन करें, उनको बहुत लाभ होगा। कफ का बनना नियंत्रण में होगा और ये ध्यान रखिएगा कफ सूखेगा नहीं। कफ सूख जाता है तो बहुत खांसी आती है, वो सिचुएशन नहीं होने पाएगी। देखिए, एक ऐसा विषय आज हमने चुना जिस पर बात की तो यूं मालूम हुआ, इस बात का एहसास हुआ कि आयुर्वेद एक सागर की तरह है जिसमें से महज कुछ बूंदों पर ही हम बात कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर इन तमाम जानकारियों के लिए। तो इसी के साथ ही आज के स्वास्थ्य चेतना में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMT News Flash।